गुड आफ्टरनून भाई लोग, और बताओ कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सभी अच्छे होगे। लो, लेकर आ चुका हूँ वर्ल्ड ऑफ रूल्स का पार्ट 04। चलो इसको सुनते हैं और से का आनंद लेते हैं। खूनी युद्ध के बाद रेगिस्तान में फिर शांति लौट आए। लेकिन ये शांति का सन्नाटा नहीं था, ये नुकसान से भरा सन्नाटा था। खून से सनी रेत उस युद्ध की गवाही दे रही थी जो अभी अभी हुआ था। बचे हुए पहरेदार खड़े थे, हाँफ रहे थे, उनके शरीर घावों से ढके हुए थे। कुछ अपने हथियारों पर झुके हुए थे, जबकि अन्य रेत पर बैठे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ था। शोक मनाने का कोई समय नहीं था। रेगिस्तान में कोई या तो आगे बढ़ जाता था या भूल जाता था। लंबा आदमी आखिरकार हिल गया। उसने रेत के कीड़े के शरीर से निकाले गए पीले क्रिस्टल को पकड़ लिया। उसने उसे चुपचाप अपनी जेब में डालने से पहले एक पल के लिए जांचा। हम जारी रखते हैं। उसकी आवाज स्थिर थी, उसमें सहानुभूति या दुख का कोई भाव नहीं था। उसके लिए यह एक लंबी सड़क पर बस एक और पड़ाव था। पहरेदारों ने अपने साथियों के शवों को इकट्ठा किया और उन्हें बची हुई गाड़ियों में से एक पर घसीटा। जिनकी पहचान नहीं हो सकी उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। उनके फटे हुए शव रेत में धंस गए, मानो वे कभी अस्तित्व में ही न हो। क्षतिग्रस्त गाड़ियों को उपयोगी भागों के रूप में बचा लिया गया तथा फिर उन्हें रेगिस्तान में आधा दफना दिया गया, जो जल्द ही समय की भेंट चढ़ गई। दूर से डी ने चुपचाप सब कुछ घटित होते देखा। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, फिर भी उसने पाया कि वह युद्ध से ज्यादा कारवां नेता के बारे में सोच रहा था। दूसरे दर्जे की ताकत वाले व्यक्ति को रेगिस्तान में व्यापार कारवां का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यह उनकी चिंता का विषय नहीं था, अभी तक नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कारवां एक बार फिर आगे बढ़ा, हालांकि धीमी गति से। गाड़ियां खोने का मतलब था भार को फिर से बांटना, जिससे यात्रा और भी अधिक कष्टदायक हो गई। सूरज आसमान में रेंग रहा था, उसकी तपती गर्मी अंतहीन टीलों पर पड़ रही थी। गर्म हवाएं रेत के बारीक कण उड़ाती हुई यात्रियों के चेहरों पर चुभ रही थी, ये चेतावनी की रेगिस्तान ने अभी भी उन्हें स्वीकार नहीं किया है। घंटों खामोशी में बीत गए। सबके चेहरों पर थकान दिखने लगी, हर कदम के साथ सफर का बोझ और भारी होता जा रहा था। कितना आगे? एक गार्ड ने पूछा। उसकी आवाज सूखी थी, उसकी आंखें थकान से आधी बंद थीं। एक दिन से भी कम समय लगेगा, अगर हम बिना रुके चलते रहें, दूसरे ने जवाब दिया, हालांकि उसके शब्दों में थोड़ा विश्वास था। वे सभी जानते थे कि शहर नजदीक है, लेकिन रेगिस्तान में दूरी भ्रामक थी। कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तो देख सकता था, लेकिन उस तक पहुंचने में घंटों, शायद दिन भी लग सकते थे। दी चुपचाप चलती रहीं, गर्मी, थकान या दूसरों की चिंताओं से बेपरवाह। ये यात्रा आगे बढ़ने के एक और कदम से ज्यादा कुछ नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे जैसे शाम होने लगी, क्षितिज बदलने लगा। दूर दूर तक धुंधली सी आकृतियां उभर रही थीं, जो सूरज की आखिरी किरणों के नीचे डगमगा रही थीं। पहले तो ऐसा लगा कि वे टीलों के एक और समूह से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सच्चाई साफ होती गई। वह वहां है, एक गार्ड ने धीरे से कहा। उसकी थकी आंखों में आशा की किरणें झलक रही थीं। शहर दूर से देखने पर यह एक मृगतृष्णा की तरह लग रहा था, फिर भी वे सभी जानते थे कि यह सच है। ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, प्रवेश द्वार की सुरक्षा में खड़े सुरक्षा टॉवर, हवा में लहराते बैनर, यही उनकी मंजिल थी। वह सुरक्षित ठिकाना जहां पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा था। लेकिन सुरक्षा अभी भी एक भ्रम था, क्योंकि रेगिस्तान में अपने यात्रियों को जाने देने से पहले हमेशा एक अंतिम परीक्षा होती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब वे ज्यादा दूर नहीं थे। शहर की दीवारें दूर दूर तक ऊंची खड़ी थीं, उनके ऊपर बैनर लहरा रहे थे, मानो वे थके हुए यात्रियों का स्वागत कर रहे हों। लेकिन धमाका, बिना किसी चेतावनी के आग के 3 विशाल गोले हवा में चमकते हुए अपने पीछे चमकते निशान छोड़ते हुए कारवां के मध्य में स्थित बख्तरबंद गाड़ी की ओर तेजी से बढ़े। टकरा जाना, गाड़ी में विस्फोट हो गया। धातु के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए, आग की लपटें उसके अवशेषों को अपनी चपेट में ले रही थीं, घना धुआं आसमान में उठ रहा था। एक पल के लिए सब कुछ स्तब्ध रह गया, सदमे में जम गया। फिर कारवां मास्टर, एक गार्ड की चीख पुकार गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह लंबा आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था, केवल सुलगता हुआ मलबा बचा था। उसकी मौजूदगी के आखिरी निशान भी अराजकता में खो गए थे। जमती धूल में पदचिह्न गूंज रहे थे। धुएं से 2 आकृतियां उभरी। पहला एक बूढ़ा आदमी था, उसका दुबला शरीर एक साधारण ग्रे रंग के लबादे में लिपटा हुआ था, उसकी तीखी आंखें अशांत शांति के साथ विनाश को देख रही थीं। उसके बगल में एक लंबा, मांसल आदमी खड़ा था, उसकी शर्ट उसके विशाल शरीर से फटी हुई थी, उसका चेहरा चिड़चिड़ाहट में मुड़ा हुआ था। वह जानवर मलबे को देखकर भौंचक्का रह गया। वह भाग गया। बूढ़े आदमी की नजरें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। हम उसे उस वस्तु के साथ शहर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकते। उस क्रूर व्यक्ति की नजरें कारवां के शेष सदस्यों की ओर घूम गईं। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया।
और उसी क्षण वूश, उसकी हथेली के ऊपर 5 विशाल अग्नि गोले प्रज्वलित हुए, जिनमें से प्रत्येक गहरे लाल रंग की चमक के साथ विनाशकारी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। धमाका, वे कारवां पर चढ़ आए। चीखें, विस्फोट, सब कुछ भस्म करती लपटें। कुछ ही पलों में कारवां खत्म हो गया। गाड़ियां जल गईं, पहरेदार भागने का मौका दिए बिना गिर पड़े, और यहां तक कि रेत भी भीषण गर्मी में काली पड़ गई। आसमान में घना काला धुआं फैल गया। दूर से दीदी देख रही थी। वह नहीं हिला। उसके पास हिलने का कोई कारण भी नहीं था। ये उसकी लड़ाई नहीं थी। ये उसके लोग नहीं थे। वह बस देखता रहा। उसकी ठंडी आंखें उन 2 आकृतियों का पीछा करती रहीं, जो भयावह सहजता के साथ कारवां को खत्म कर रहे थे। फिर जैसे वे अचानक प्रकट हुए थे, वैसे ही वे दोनों क्षितिज में लुप्त हो गए। उनकी आकृतियां रेगिस्तान के धुंधलके में खो गईं। दी स्थिर खड़ी रहीं, उनकी निगाहें उस रास्ते पर टिकी रहीं जिस पर वे गए थे। वह वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर बिना कुछ बोले वह मुड़ा और शहर की ओर चलना जारी रखा। डूबते सूरज की रोशनी में दी विशाल शहर के दरवाजों के सामने खड़ी थी, ऊर्जा से सराबोर जटिल नक्काशी से सजे ऊंचे पत्थर के खंभों को देख रही थी। दरवाजे खुद 10 मीटर ऊंचे, एक गहरे रंग की धातु से बने थे, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। आपस में जुड़ी हुई जादुई चीजों से जुड़े हुए थे, जो जब भी कोई उनके पास आता था, रोशनी की किरणों के साथ झिलमिला उठते थे। प्रवेश द्वार के दोनों ओर अज्ञात प्राणियों की विशाल मूर्तियां खड़ी थीं, जो कि दिव्य जानवरों और आदिम प्राणियों का मिश्रण थीं, मानो उन्होंने सहस्राब्दियों से शहर की रक्षा की हो। सुरक्षाकर्मी कवच पहने हुए, जो शक्ति की आभा बिखेरते थे, ठंडी आंखों से आने वाले यात्रियों को देखते थे। उनमें से प्रत्येक कम से कम पहली परत का एक फाउंडेशन मास्टर था। दी ने चुपचाप आह भरी जब वह स्थिर कदमों से गेट से गुजरा। उसे पता था कि यह शहर अलग है। जैसे ही उसके पैर शहर की सड़कों पर पड़े, उसके सामने एक ऐसी दुनिया खुल गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। चौड़ी सड़कें आध्यात्मिक पत्थरों से पक्की थीं, जो एक हल्की चमक बिखेरती थीं, धीरे धीरे जमीन के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित करती थीं। दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं, कुछ पहाड़ों में खुदी हुई थीं, कुछ हवा में तैर रही थीं, प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात सामने आई वह थे लोग। हर दिशा में फाउंडेशन मास्टर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, प्रत्येक के चारों ओर एक अनोखी आभा थी जो उनके पद को दर्शाती थी। शुरुआती से लेकर बाद के चरणों तक वे हर जगह थे, बात करते, बहस करते और सौदे करते। अन्य शहरों में फाउंडेशन मास्टर एक दुर्लभ दृश्य था, लेकिन यहाँ वे अपवाद नहीं बल्कि आदर्श थे। सड़क के कोने पर दी ने एक युवक को हवा में मंडराते हुए देखा। उसके नीचे एक विशाल आध्यात्मिक जानवर की छाया रेंग रही थी। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी दुकान के सामने चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर नीली आग का एक प्रभामंडल घूम रहा था, एक देर से चरण के पहले स्तर के मास्टर का एक अचूक संकेत। सब कुछ शक्ति से स्पंदित हो गया। दी चलते रहे, उनकी आंखें सड़क पर लटके हुए साइनबोर्डों और दुकानों को घूर रही थीं। स्वर्गीय नीलामी घर सबसे बड़े नीलामी घरों में से एक, जहां दुर्लभ खजाने बेचे जाते थे, जो संप्रदायों के बीच युद्ध भड़काने में सक्षम थे। प्राचीन मार्शल आर्ट हॉल, एक ऐसा स्थान जहां योद्धा अविश्वसनीय पुरस्कारों के बदले में अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए एकत्र होते थे। ज्ञान का टॉवर, एक ऊंची संरचना जो सुनहरी चमक बिखेरती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पास ध्यान लगाने मात्र से कानूनों की समझ बढ़ जाती है। शहर के हर कोने में बिजली का वादा किया गया था, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट चेतावनी भी दी गई थी, जिनके पास ताकत नहीं है वे यहां टिक नहीं पाएंगे। जब वह सड़क पर चल रहा था तो दी को लगा कि कोई उसे देख रहा है। वे सिर्फ जिज्ञासा की झलकें नहीं थी, कुछ और था, मूल्यांकन जैसा कुछ। वह एक पल के लिए रुका, थोड़ा पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देखा। भीड़ चलती रही, जीवन चलता रहा, फिर भी भावना फीकी नहीं पड़ी। ये शहर सरल नहीं है। उसने अपने आप से कुछ कहा और फिर अपनी गति पुनः शुरू कर दी। फिलहाल उसने उन घूरने वालों को अनदेखा कर दिया। एक अन्य विशाल द्वार से पहले सड़कें अनेक दिशाओं में जाती थीं, आवासीय जिले, बाजार, निजी महल तथा ऐसे स्थान जिन्हें वह पहचान भी नहीं पाया। वह रुककर सोचने लगा कि पहले कौन सा रास्ता लिया जाए। ये शहर अवसरों से भरा था, लेकिन खतरों से भी भरा था। अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसकी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सराय के अंदर दी बिस्तर पर आंखें बंद करके बैठे थे और उनके दाहिने हाथ में कई प्राचीन पत्थर थे। पत्थरों से हल्की चमक निकल रही थी, उनकी शुद्ध ऊर्जा बाहर निकलकर दी के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसकी नसों में गर्मी फैल रही थी क्योंकि ऊर्जा उसकी नींव के भीतर घूम रही थी, धीरे धीरे उसकी शक्ति के साथ विलीन हो रही थी। वह स्थिर रहा, उसकी सांसें स्थिर थीं, उसकी आंखें बंद थीं। हर सांस के साथ उसकी नींव ने अधिक ऊर्जा को अवशोषित किया, धीरे धीरे विस्तार किया, पहली और दूसरी परतों के बीच की बाधा को तोड़ने के करीब पहुंच गया। समय चुपचाप बीतता गया, केवल पत्थरों की मंद रोशनी और उसके भीतर ऊर्जा की लयबद्ध धड़कनें सुनाई दे रही थीं। लेकिन अचानक उसका शरीर थोड़ा कांप उठा।
उसकी नींव के भीतर एक अदृश्य अवरोध उभर आया था जिसे वह आसानी से पार नहीं कर सकता था। ऊर्जा का दबाव बढ़ गया जिसने उसके पूरे अस्तित्व को भिगो दिया, फिर भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाह स्थिर और भावहीन थी। मुझमें अभी भी कुछ कमी है। उसने बुदबुदाते हुए उन पत्थरों की ओर देखा जो अपनी चमक खो चुके थे। उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी या शायद इस बाधा को तोड़ने के लिए एक अलग तरीके की योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद डी चुपचाप कमरे के अंदर खड़ा हो गया। उसने बूढ़े आदमी सराय के मालिक को देखा जो अब फर्श पर बेजान पड़ा था। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, एक तेज निर्णायक वार। उसने पहले से खरीदे गए आदिम पत्थरों को वापस ले लिया और बिना किसी पश्चाताप के उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ सामान्य लग रहा है, वह कमरे से बाहर निकल गया और गलियारों से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही वह सराय से बाहर निकला, शहर का शोर एक बार फिर उसका स्वागत करने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सड़कें गतिविधियों से भरी हुई थीं, व्यापारी अपने सामान के बारे में चिल्ला रहे थे, सशस्त्र योद्धा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे और सादे वस्त्र पहने शिष्य उत्साहपूर्वक अपनी महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। इस व्यवस्थित अराजकता के बीच दी चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, लगभग हर चीज को अनदेखा कर रहे थे। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, वे देख रहे थे और सीख रहे थे। थोड़ी देर बाद वह एक विशाल चहल पहल वाली इमारत के सामने रुक गया। इमारत में कई मंजिलें थीं, इसकी गहरे नीले रंग की पत्थर की दीवारों पर प्राचीन रून खुदे हुए थे। भव्य प्रवेश द्वार के ऊपर मोटे शब्दों में लिखा हुआ था, मिशन हॉल। दी तुरंत अंदर नहीं गए, इसके बजाय वे पास के एक कोने में खड़े होकर अपने आसपास हो रही बातचीत सुनने लगे। धीरे धीरे उसने एक समझ बना ली। मिशन हॉल एक ऐसा केंद्र था जहां सभी स्तरों के साधक एकत्रित होते थे, पहली परत से दूसरी परत तक। यहाँ वे पुरस्कारों के बदले मिशन स्वीकार कर सकते थे, आदिम पत्थर, तकनीकें या यहाँ तक कि दुर्लभ हथियार भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिशन हॉल पर शहर के स्वामी या किसी एक संप्रदाय का नियंत्रण नहीं था। इसके बजाय इसका प्रबंधन एक स्वतंत्र संगठन द्वारा किया जाता था, जिससे ये सभी गुटों और अकेले साधकों के लिए एक तटस्थ स्थान बन गया। कुछ मिशन सरल थे, जैसे संसाधन जुटाना या कारवां को बचाना। अन्य मिशन घातक थे, जिनमें विशिष्ट लक्ष्यों की हत्या या जंगली जानवरों से भरे खतरनाक क्षेत्रों की खोज की आवश्यकता होती थी। ये स्थान मूलतः अनुबंधों का बाजार था, जहां ताकतवर लोग और अधिक मजबूत हो सकते थे और कमजोर लोग महानता के लिए अपना रास्ता बना सकते थे या प्रयास करते हुए नष्ट हो सकते थे। डी मिशन हॉल के बाहर खड़ा होकर प्रशिक्षुओं को आते जाते देख रहा था। शहर में जीवन की हलचल थी, लेकिन इसकी सतह के नीचे यह एक छिपे हुए युद्ध के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं था, जहां हर कोई सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद उसने अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गेट से अंदर गया, उसके सामने एक विशाल हॉल फैला हुआ था, जिसका चमकीला फर्श प्रशिक्षुओं की चमकीली आभा को प्रतिबिंबित कर रहा था। बीच में एक अज्ञात योद्धा की विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो अधिकार की आभा बिखेर रही थी, मानो चुपचाप अंदर आने वाले सभी लोगों पर नजर रख रही हो। दीवारों पर मिशन के विवरण प्रदर्शित करने वाले विशाल चमकते पैनल लगे हुए थे। प्रत्येक के आगे कठिनाई रेटिंग और पुरस्कार थे। कुछ मिशन सरल थे, जैसे कुछ संसाधन इकट्ठा करना, जबकि अन्य घातक थे, जिनमें खतरनाक जीवों को खत्म करना या यहां तक कि विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या करना शामिल था। डी ने उपलब्ध मिशनों को स्कैन करते हुए एक पैनल के पास गया। उसे कुछ उपयुक्त मिशन खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। मिशन ब्लैक फॉरेस्ट में डाकुओं का सफाया। कठिनाई निम्न से मध्यम। पुरस्कार 80 प्राइमल स्टोन टीम में विभाजित। चेतावनी, रिपोर्टों से पता चला है कि डाकुओं में एक शक्तिशाली नेता की मौजूदगी है। मिशन प्रकार 4 लोगों की टीम आवश्यक। डी ने उदासीनता से विवरण का अध्ययन किया। उसे दूसरों के साथ काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन यह देखने का एक अवसर हो सकता था कि अन्य प्रशिक्षु कैसे लड़ते हैं। आपने भी यह मिशन चुना। डी ने मुड़कर देखा तो एक लंबा युवक था जिसके बाल चांदी के थे और आंखें ठंडी थीं और वह उसे भावशून्यता से देख रहा था। उसके पीछे एक छोटी बालों वाली लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ चुपचाप एक दूसरे पर थे और दूसरा युवक, जो थोड़ा छोटा था, अपनी पीठ पर भाला लिए खड़ा था। ऐसा लगता है कि हम नियुक्त टीम हैं, चांदी के बालों वाला युवक बोलता रहा, उसकी निगाहें डी का आकलन कर रही थीं। डी ने कुछ नहीं कहा, बस मिशन कार्ड लिया और बाहर चला गया। बाकी लोग भी चुपचाप उसके पीछे चले गए, लेकिन हवा में तनाव साफ देखा जा सकता था। ब्लैक फॉरेस्ट शहर से 1 घंटे की दूरी पर था। यात्रा के दौरान कोई भी ज्यादा बात नहीं करता था। जब वे जंगल की सीमा के पास पहुंचते थे, तभी भालाधारी युवक बोलते थे, मैं लिंग हूं, ये रूई है। उसने चांदी के बालों वाले युवक की ओर इशारा किया, फिर लड़की की ओर। और यह मी है, तुम। डी। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्य लोगों को इससे अधिक कुछ कहने की उम्मीद नहीं थी। ये तीनों ही प्रथम श्रेणी के अंतिम चरण में थे। एक सरल योजना है, रूई ने जंगल की ओर देखते हुए कहा।
हम डाकुओं का पता लगाते हैं, चुपके से अंदर घुसते हैं और उन्हें जल्दी से बाहर निकाल देते हैं, इससे पहले कि वे बचाव की व्यवस्था कर सकें। हमें उनकी सही संख्या नहीं पता, मी ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा। अगर उनका नेता उतना ही ताकतवर है जितना वे कहते हैं, तो चीजें जटिल हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो हम सुधार करेंगे, लिंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। डी चुपचाप खड़ी रही, जंगल की गहराइयों में देखती रही, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बिना एक और शब्द कहे वे सभी ब्लैक फॉरेस्ट की घनी छाया में गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टीम ब्लैक फॉरेस्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ी, बड़े पेड़ों के बीच से छनकर आ रही हल्की चांदनी का इस्तेमाल करते हुए। वातावरण में खौफनाक सन्नाटा था, मानो प्रकृति खुद ही अपनी सांस रोके हुए थी। क्या हम रुक नहीं रहे हैं? लिंग ने रूई की ओर देखते हुए कहा, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा। रूई ने पीछे देखे बिना जवाब दिया, उसके कदम नम मिट्टी पर स्थिर थे। डाकू एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं टिकते। अगर हम देर करेंगे तो वे कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अगर हम पूरे दिन की यात्रा के बाद हमला करते हैं तो हम थक जाएंगे, मी ने अपनी तलवार पर पकड़ को ठीक करते हुए कहा। लिंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्या इससे यह और भी रोमांचक नहीं हो जाता? डी हमेशा की तरह चुप रहा। थकान उसके लिए कोई कारक नहीं थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह आराम करता है या नहीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। पूरे दिन की यात्रा के बाद माहौल बदलने लगा। जलते हुए धुएं की बदबू हवा में भर गई, जिसमें भुने हुए मांस की गंध भी शामिल थी। यहाँ पेड़ कम घने थे और जमीन पर निशान बिखरे हुए थे, भारी पैरों के निशान, गाड़ी के पहिए के निशान और बिखरे हुए हड्डियों के अवशेष। तभी रूई रुकी और बाकी लोगों को एक बड़े पत्थर के पीछे छिपने का संकेत दिया। वहां उसने धीमे स्वर में आगे की ओर इशारा किया। पेड़ों के पीछे डाकुओं का शिविर नजर आया। यह एक विशाल अलाव के चारों ओर फैले गंदे तंबुओं का समूह था, जहां मजबूत लोग बैठकर शराब पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ लोग अपने हथियार साफ कर रहे थे, जबकि अन्य अपनी हाल ही में लूटी गई चीजों पर बहस कर रहे थे। लेकिन डी का ध्यान दुश्मनों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनके नेता पर था। शिविर में किसी और से भी बड़ा एक लंबा आदमी एक ऊंची चट्टान के ऊपर बैठा चुपचाप अपने आदमियों को देख रहा था। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में जानलेवा तीक्ष्णता थी। उसके बगल में जमीन पर एक बड़ी तलवार टिकी हुई थी, जो सामान्य ब्लेड से ज्यादा कसाई के चाकू जैसी थी। बिना किसी संदेह के वह नेता है, लिंग ने बड़बड़ाया। उनमें से लगभग 15 हैं, मी ने कहा। अगर हम तेजी से हमला करते हैं तो हम उनकी प्रतिक्रिया करने से पहले ही कुछ को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यह मत भूलिए, उनमें से 2 नेता के अलावा पहले रैंक वाले टियर के अंतिम चरण में हैं। रूई ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास लंबी रणनीति के लिए समय नहीं है। हम अभी हमला करते हैं। लिंग मुस्कुराया। मी ने भौहें सिकोड़ी। डी अपाठ्य रहा। बिना एक और शब्द कहे वे अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 पेड़ों के बीच से परछाइयों की तरह आगे बढ़ी, उनके शरीर अंधेरे में घुल मिल गए। हिचकिचाहट के लिए कोई समय नहीं था, केवल एक निर्णायक हमला था। पहला प्रहार युद्ध की दिशा निर्धारित करेगा। रूई ने मोर्चा संभाला। एक पल में वह शिविर के किनारे खड़े एक डाकू के पीछे दिखाई दिया। एक ही झटके में उसने उस आदमी के गले में खंजर घोंप दिया, इससे पहले कि वह कुछ बोल भी पाता। शरीर चुपचाप गिर गया, खून काली मिट्टी पर टपक रहा था। अगले ही पल लिंग तीर की तरह आगे बढ़ा। वह तेज था, उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। आसपास के पहरेदारों को चीरता हुआ वह पहले पहरेदार के पास पहुंचा, उसकी पतली तलवार आग की रोशनी में चमक रही थी। एक साफ वार ने उस आदमी का गला काट दिया, उसका सिर पीछे की ओर झटका और उसका शरीर कुचल गया। लेकिन इस बार हमला अनदेखा नहीं किया जा सका। दुश्मन डाकुओं में से एक ने चिल्लाया, इससे पहले कि मी का तीर उसकी खोपड़ी में घुसता, लेकिन अलार्म पहले ही बज चुका था। तुरंत ही अराजकता फैल गई। डाकू अपने पैरों पर खड़े हो गए। कुछ अभी भी नशे में थे, लेकिन अन्य ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह युद्ध शुरू हो गया। डी बिना किसी हिचकिचाहट की लड़ाई में कूद पड़ा। उसका शरीर दुश्मनों के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे हिंसा करना उसके स्वभाव में हो। पहला डाकू जिसका उसने सामना किया, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, डी पहले ही अपनी तरफ खिसक गया था। उसकी मुट्ठी सीधे उस आदमी की छाती पर लगी। धमाका। यह कोई साधारण हमला नहीं था। डाकू को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। उसकी छाती धंस गई और वह पीछे की ओर उछला, लकड़ी के बैरिकेड से टकराया और फिर निश्चल होकर गिर पड़ा। रुकने का समय नहीं था। 3 डाकुओं ने एक साथ उस पर हमला किया। एक के पास भाला था, दूसरे के पास बड़ी तलवार थी और तीसरा निहत्था था, लेकिन उसके चेहरे से खतरनाक आभा निकल रही थी। डी पीछे नहीं हटा, वह आगे बढ़ गया। गति में बदलाव। भालाधारी ने पहले वार किया, अपने हथियार को घातक सटीकता के साथ आगे बढ़ाया।
लेकिन दी अचानक मुड़ गया, उसका शरीर लगभग अप्राकृतिक तरीके से मुड़ गया और भाला उसके सिर से बमुश्किल बच पाया। उसी क्षण उसने लकड़ी के शाफ्ट को पकड़ लिया। दरार, एक हाथ से डी ने भाले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर अपनी हथेली को भालाधारी की छाती में घुसा दिया। धमाका, वह व्यक्ति हवा में उछला और दर्द से तड़पता हुआ नीचे गिर गया। लेकिन रुकने का समय नहीं था। विशाल तलवार घातक शक्ति से चमकती हुई नीचे उतरी। डी ने अपना नंगा हाथ उठाया और सीधे ब्लेड से जा टकराया। झनकार, मौन, हर कोई स्तब्ध रह गया। डी का हाथ कटा नहीं था, वह घायल भी नहीं हुआ था, उसने सिर्फ अपनी उंगलियों से उस बड़ी तलवार को रोक लिया था। क्या? डाकू हकलाया, इससे पहले कि उसे दर्द महसूस हुआ। टकरा जाना। डी की पकड़ ने धातु की तलवार को भंगुर लकड़ी की तरह कुचल दिया, इससे पहले कि उसने आदमी की खोपड़ी में एक और वार किया। कोई चीख नहीं, केवल हड्डियों के टूटने की आवाज। तीसरा डाकू, जो सबसे खतरनाक था, सहज रूप से पीछे हट गया। उसकी आंखें डी पर टिकी थीं, सदमे से भरी हुई और डर से। लेकिन डी ने उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया। एक ही कदम के साथ वह गायब हो गया और उसके सामने पुनः प्रकट हो गया। अगला हमला न केवल तेज था, इसमें इतनी ताकत थी कि हवा भी लगभग कुचल गई। धमाका, वह आदमी उछलकर दूर जा गिरा और उसका शरीर एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर से पेड़ का तना टूट गया और वह निश्चल होकर गिर पड़ा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शिविर के बीचों बीच विशालकाय नेता खड़ा था, उसकी कसाई जैसी तलवार आग की रोशनी में चमक रही थी। उसकी पैनी निगाहें डी पर टिकी थीं। यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। डी ने ठंडी मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हट लिया। दे एक कदम पीछे हट गया, चुपचाप, जैसे चट्टान के ढहने से पहले की शांति। उसकी आंखें बिना किसी चमक के क्षितिज पर हल्की हल्की लहरों का पीछा कर रही थीं। कुछ आ रहा था। कोहरा थोड़ा सा हट गया और छाया की तहों के भीतर से एक आदमी उभरा। वह न तो बहुत बड़ा था, न ही वह विशालकाय जानवर था जिसकी किसी जंगली जानवर से अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन उसके रोम रोम से खतरे की आशंका झलक रही थी। उसकी त्वचा का रंग धूसर और राख जैसा था। उसकी आधी बंद आंखें हर चीज का मजाक उड़ा रही थीं। उसके बिखरे बाल कंधों पर ऐसे लटक रहे थे जैसे सदियों से उनमें पानी न गिरा हो। लेकिन जो बात उन्हें सचमुच विशिष्ट बनाती थी, कुछ अदृश्य था। प्रथम क्षेत्र, देर से आदेश, जहां पर उन लोगों को भेजा जाता है जो अपनी आयु पूरी कर चुके होते हैं, या तो जीवित रहने के लिए या फिर खड़े खड़े मरने के लिए। वह धीरे से हंसा, हल्की सी हंसी, जैसे किसी ने कोई गंदा चुटकुला सुन लिया हो। उसकी आवाज कर्कश थी, मानो उसके गले में बजरी सोई हुई हो। हम्फ, कुछ चींटियों ने सोचा कि वे मेरे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। कितनी हिम्मत है उनकी। रोई की आंखें चौड़ी हो गईं। मी ने चुपचाप अपनी तलवार उठाई। लिंग ने भारी सांस लेते हुए अपने भाले की ओर हाथ बढ़ाया। उन सभी ने इसे महसूस किया। वह आभा, ये सिर्फ दबाव नहीं था, ये समय की धीमी गति थी, दुनिया का भार था, मानो सब कुछ रुक गया हो और उन्हें देखने पर मजबूर कर रहा हो। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। उसके पीछे छायाएं पुनः संगठित हो गईं। 2 और आकृतियां उभर कर सामने आईं। वे अधीनस्थ के रूप में नहीं दिखे। वे आदेश का इंतजार नहीं कर रहे थे। वे उसके पास उसी तरह खड़े थे जैसे मृत्यु महामारी के पास खड़ी होती है। वही आभा, एक ही गहराई, वही रैंक। प्रथम क्षेत्र का अंतिम आदेश। तीनों दीवार की तरह खड़े हो गए। वे बोले नहीं, उन्होंने सांस नहीं ली, वे केवल देखते रहे। और इन सबके बीच दे भी देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर का एक भी निशान नहीं था। ... डाकू सरदार से निकलने वाली आभा महज दिखावा नहीं थी। यह मूर्त था, मानो उसके चारों ओर की हवा आतंक से भर गई हो। यद्यपि वह प्रथम क्षेत्र से संबंधित था, लेकिन सच्ची समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता था। उसके पैर लगभग दूसरे को छू गए। यह किसी भी ऐसे नेता से अलग है जिसका हमने पहले सामना किया है, मी ने धीमी हवा के बावजूद अपने माथे पर पसीना छोड़ते हुए कहा। यदि हम उनसे यही लड़ते हैं, तो हम अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, लिंग ने कहा। उसका हाथ कभी भी उसके भाले से अलग नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पीछे हट गए, तो हम जीवित नहीं बचेंगे, रोई ने कहा। उसकी नजर नेता के पीछे खड़े 2 लोगों पर टिकी थी। दोनों अभी भी स्थिर थे, मानो उनकी उपस्थिति ही युद्ध के मैदान में आग लगा सकती थी। उनमें से किसी को भी ऐसे दिन की उम्मीद नहीं थी। और तक वह चुप कर रहा। उसकी ठंडी आंखें दृश्य का अध्ययन करती रहीं, मानो उसने यह नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया, या शायद उन्होंने वह देखा जो वे समझ नहीं सके। नेता ने धीरे से जानबूझकर अपना हाथ उठाया और मुट्ठी भींच ली। उनकी चीखें बंद करो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जमीन फट गई। लिंग पहले झपटा, उसका भाला गहरे रंग की चमक के साथ विद्रोही की चीख की तरह हवा में चीरता हुआ चला गया। नेता के पीछे खड़े 2 लोगों में से एक ने नंगे मुट्ठी से वार का सामना किया। बिना बाल हिलाए वार को रोक दिया।
लेकिन लिंग ने हवा में ही मुड़कर एक जोरदार प्रहार किया जिससे प्रतिद्वंद्वी के कंधे पर गहरा घाव हो गया। मी ने मौके का फायदा उठाते हुए साइड की ओर छलांग लगा दी। उसकी तलवार ज्वाला की तरह नाचती थी, अंधे स्थानों पर प्रहार करती हुई। लेकिन डाकू सरदार खुद ही आगे बढ़ गया। उसने हमला नहीं किया, वह बिना किसी चेतावनी के रोई के सामने आ गया। एक ही हथेली का प्रहार, लेकिन रोई ने ठीक समय पर अपनी ढाल उठा ली। टक्कर की गर्जना से हवा में हलचल मच गई। रोई उड़ गया, मिट्टी में लौटता हुआ। उसके होठों से खून बह रहा था, फिर भी उसकी आंखें जल रही थीं। लड़ाई जारी रही, एक के बाद एक वार करते हुए। प्रत्येक पक्ष कमजोरी के क्षण का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। नेता अत्यंत सहजता से आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वह किसी अनुभवी हत्यारे की तरह चकमा दे रहा था। उसके साथियों ने पूरी लगन से लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक उनकी पूरी ताकत का खुलासा नहीं हुआ था। और इस सब के बीच दे अभी भी खड़ा था। उसने हमला नहीं किया, बीच में कदम नहीं रखा, परंतु फिर वह एक कदम आगे बढ़ा। दे चला गया, युद्ध की तैयारी करने वाले व्यक्ति के कदमों के साथ नहीं। न ही किसी ऐसे योद्धा की तरह दिख रहा था जो विस्फोट करने वाला हो। उसकी हरकतें शांत थीं, नपी तुली। तभी अचानक वह पलटा और भाग गया। वह युद्ध के मैदान से भाग गया, मानो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती, मानो दुश्मन अप्रासंगिक हो। वह भागा, पूरे मैदान में सदमे की लहर दौड़ गई, यहां तक कि युद्ध में उलझे लोग भी सांस लेने के लिए रुक गए। मी चिल्लाए, उसकी आवाज फटी हुई, क्रोधित और एक साथ घायल थी। तुम काया हो? डाकू सरदार हंसा। वह भारी हंसी, किसी अंतिम संस्कार के समय बजने वाले युद्ध के नगाड़ों जैसी। चूहा, वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। हम इन शोर मचाने वाली चींटियों को कुचलने के बाद उससे निपट लेंगे। दे बोतल पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह भागा और भाग गया, जब तक कि वह सुबह के सूरज द्वारा निगले गए कोहरे की तरह टीलों के बीच गायब नहीं हो गया। तारांकन। कुछ मिनट बीत गए, उसके पीछे लड़ाई जारी रही, लेकिन ऊंची चट्टानों और रेत के बीच, जहां कोई नजर नहीं जाती, दे अकेली खड़ी थी। उसने धीरे से सांस ली, आंखें बंद की और फुसफुसाया, किसी और के प्रति नहीं, बल्कि अपने चारों ओर की सारी चीजों से कहीं अधिक गहरी चीज के प्रति। लोग साहस को टकराव के रूप में देखते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि दुनिया के कई मूर्खतापूर्ण कार्य बहादुरी का मुखौटा पहने हुए होते हैं। हर कोई राक्षस का सामना करने वाला नायक बनना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि मैं क्यों लड़ता हूं, किसके लिए। उन्होंने आंखें खोली, उसके हाथ को देखा, स्वच्छ खून से अदूषित। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, और हर पीछे हटना कायरता नहीं है। कायरता भीड़ के साथ चलना है। उनकी चीखों के बाद, बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ इसलिए कि आपको काय कहलाने का डर है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, और मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तारांकन। वह लड़ सकता था, वह अपनी छाप छोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने वहां से चले जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने वह स्पष्ट रूप से देखा जो अन्य लोग नहीं देख सके। नेता सच्चा दुश्मन नहीं था, असली दुश्मन। ये सामूहिक मूर्खता थी। अंधे लोग एक विनाशकारी युद्ध में भागते हैं, एक ऐसे शत्रु के विरुद्ध जिसे बिना उद्देश्य, बिना योजना, बिना अर्थ के नीचे नहीं लाया जा सकता। सबने सोचा कि वह भाग गया है, लेकिन सच तो ये है, उन्होंने वह रास्ता चुना जिस पर चलने का कोई साहस नहीं करता। चूहे का रास्ता, जैसा कि दुश्मन उसे बुलाते थे। लेकिन मूर्खों के अखाड़े में चूहा नहीं मरता, ये जीवित रहता है, ये जीवन है, और यह वापस आ जाता है। सही समय कब होगा, और जब वह दिन आएगा, वह भागेगा नहीं। दे रेत पर चलता रहा, उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, न ही जानबूझकर धीमापन। बस एक स्थिर लय थी, मानो रेत खुद ही उसका रास्ता साफ करने के लिए अलग हो रही हो। आकाश शांत था और सूरज भूरे बादलों के पीछे छिप गया था, मानो वह पतन के कगार पर खड़ी दुनिया से खुद को दूर कर रहा हो। डे ने अपना निर्णय ले लिया था, निरर्थक लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं था। शहर में वापस लौटना, भले ही अन्य लोगों द्वारा इसे पीछे हटना माना जाए, उनकी दृष्टि में किसी महान लक्ष्य की ओर उठाया गया कदम था। उसके विचार मौन थे, फिर भी भारी थे, उसके मन को ऐसे भर रहे थे जैसे अभी तक बुझे अंगारों से उठ रहा धुआं। तारांकन। काफी दूर जाने के बाद उसके सामने बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए दिखाई दिए, जो जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे मानो किसी प्राचीन हाथ ने उन्हें स्वर्ग से फेंका हो। कुछ लोग आसमान की ओर बढ़ती हड्डियों वाली उंगलियों की तरह लग रहे थे, जबकि अन्य लोग सोते हुए प्रेरी की तरह आराम कर रहे थे। दे एक क्षण के लिए रुक गया। बाह्य रूप से कोई खतरा नहीं था, लेकिन अंतर्ज्ञान, उस अचूक मार्गदर्शक, ने उसे सावधान रहने के लिए फुसफुसाया। उसने चारों ओर देखा, फिर चट्टानों की ओर देखा। कोई हलचल नहीं थी, फिर भी हवा भारी लग रही थी। वह शांतिपूर्वक उसके पास गया।
प्रत्येक कदम शांति को चीरता हुआ आगे बढ़ता था, प्रत्येक छाया ऐसे रहस्य फुसफुसाती थी जो बोलने के लिए बहुत धीमे थे। उन पत्थरों के पीछे कुछ इंतजार कर रहा था, युद्ध से असंबंधित कुछ चीजें जो वह पीछे छोड़ गया। छायाओं के बीच डे को खड़ा देखा जा सकता था, एक मूर्ति की तरह भावशून्य, फिर भी उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। यह न तो डर था न ही तनाव, अधिक कुछ ऐसा, जिज्ञासा के साथ सावधानी, या शायद एक गहन प्रकार की जागरूकता। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से सांस ली, फिर भौहें सिकुड़ी। खून, वह मन ही मन बुदबुदाया, उसका स्वर शांत था, जैसे भीतर से कोई फुसफुसाहट आ रही हो। लेकिन ये पुराना खून नहीं था, और इसमें जानवरों की गंध भी नहीं थी। यह ताज़ा था, इंसान। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी टेढ़ी चमक झिलमिला उठी, जैसे कोई पुरानी लौ अचानक फिर से जल उठी हो। बिना कोई आवाज किए वह छाया में गायब हो गया, मानो उसका शरीर छाया में पिघल गया हो। तारांकन, वह चट्टानों के बीच से आगे बढ़ रहा था, किसी निर्धारित रास्ते पर नहीं, बल्कि किसी और चीज पर। सुगंध, ऐसा लग रहा था मानो हवा ही उसके लिए एक गुप्त नक्शा बना रही हो। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, यहां तक कि रेत भी उसे सूचित करने के बजाय उसे गले लगाती हुई प्रतीत हो रही थी। वह जितना अंदर गया उतना ही सन्नाटा बढ़ता गया, मानो वह जगह उसे तोड़ने के लिए किसी चीज का इंतजार कर रही हो। तारांकन, थोड़ी दूर चलने के बाद वह मध्यम आकार के पत्थरों के एक समूह के पास पहुंचा, जो गोलाकार और बेतरतीब आकृतियों में व्यवस्थित थे। वे आकर्षक नहीं थे, वास्तव में एक राहगीर की उन पर बिल्कुल भी नजर नहीं पड़ सकती थी। दे रुका और चारों ओर देखने लगा। अजीब बात है, वह फुसफुसाया, कोई आवाज नहीं, जीवन का कोई संकेत नहीं, लेकिन गंध ज्यादा तेज थी। वह नपे तुले कदमों से आगे बढ़े, उनकी निगाहें प्रकृति में होने वाले छोटे से छोटे व्यवधान को देखने पर टिकी थीं। तारांकन, अचानक पत्थरों के बीच एक दरार ऐसी लग रही थी जैसे समय के कारण बंद मुंह धीरे धीरे खुल गया हो। एक प्रवेश द्वार, संकीर्ण, मानो धरती ने उसे छुपाने की कोशिश की हो। लेकिन डे ने संकोच नहीं किया, वह आगे बढ़ा और दरार के सामने खड़ा हो गया। वहां की हवा अलग थी, ठंडी, मानो उसके पीछे बर्फ की दुनिया बसी हो। वह संकरी खाई के सामने रुक गया, उसकी निगाह में हल्की हिचकिचाहट थी। भीतर का अंधेरा ऐसे बाहर निकल गया जैसे गुफा धीरे धीरे सांस छोड़ रही हो। लेकिन इससे वह रुका नहीं, वह अंदर चला गया। घना अंधेरा होने के बावजूद प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी आंखें अंधकार से भी बदतर चीजों और उसके भीतर छिपे राक्षसों की आदी हो चुकी थीं। हवा में मिट्टी और नमी की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन उसे रोकने वाली बात यह नहीं थी। यह एक एहसास था, एक क्षीण उपस्थिति, जैसे गहरी खामोशी में मरती हुई सांस की प्रतिध्वनि। ये ज्यादा दूर नहीं था, वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था, मानो वह छाया का ही एक हिस्सा बन गया हो। उसके बारे में सब कुछ शांत था, उसकी सांसें, उसके विचार, यहां तक कि उसकी उपस्थिति भी। तारांकन, कई मिनट बीत गए, वह उस उपस्थिति के निशान का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता रहा। तब जाकर उसने कुछ देखा, एक मानव रूप, शांति में लिपटा हुआ। एक लंबा आदमी, उसके शरीर पर सुनहरे धागों से बुनी गई काली पोशाक लिपटी हुई थी, युद्ध में पहने गए कपड़े पर प्राचीन टैटू की तरह गुंथी हुई। उसकी कमर पर एक अजीब ब्लेड वाली तलवार, जिसका रंग लाल और नीले रंग का मिश्रण है, जैसे जमे हुए खून। लेकिन शरीर घावों से भरा हुआ था, उसके वस्त्र पर खून सूख गया। उसकी सांसें भारी थीं, मानो उसका सीना मरते हुए गर्व के साथ मौत से लड़ रहा हो। डे करीब आया, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। उसने उसे पहले भी देखा था, ये वही था, कारवां का मालिक, वह आदमी जिसने एक बार उन्हें रेगिस्तान में पार कराया था, जिसका पीछा दूसरे स्तर के दो प्रभुओं ने किया था। और अब वह यहाँ था, टूटा हुआ, मानो रेगिस्तान ने अंततः उसे उगल दिया हो। तारांकन, डे चुपचाप खड़ा था, उसकी नजरें तलवार से हटकर घावों पर जा रही थीं, फिर उस आदमी के चेहरे पर, जिस पर अभी भी पूर्व भव्यता के निशान थे। यहाँ क्या हुआ था? इसका अंत इस तरह कैसे हुआ? बिना चेतावनी के धमाका, गुफा का एक हिस्सा बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ फट गया। चट्टानें और धूल चारों तरफ बिखर गई, और वह जगह जहां डी कुछ पल पहले खड़ी थी, ऐसे ढह गई मानो वह कभी थी ही नहीं। विस्फोट की आवाज गहराई में गूंजी, जैसे ये चेतावनी हो कि शांति खत्म हो गई है। तारांकन, अंधेरे में डूबे एक कोने में डी खड़ा था, उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, आंखें सिकुड़ी हुई थी, वह पास आती हुई छाया को घूर रहा था। कारवां मास्टर, उसके शरीर पर स्पष्ट घाव होने और धीरे धीरे बहते खून के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। चूहे की तरह छिपने से तुम नहीं बचोगे। उसके शब्द उपहास से भरे थे, कोई पछतावा नहीं, कोई दया नहीं, केवल ठंडी अटूट अवमानना। तारांकन, डी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे एक ठंडी निगाह से देखा, जिसमें कोई शब्द नहीं था, केवल क्रियाएं थीं।
यदि वह पीछे हटने में एक क्षण भी हिचकिचाता तो अब वह मलबे के नीचे होता, शायद उसका चेहरा विकृत हो गया होता या पसलियां टूट गई होती। तारांकन तारांकन, उसके अंदर मौन विचार नदी की तरह बह रहे थे। मृत्यु के द्वार पर भी उसमें अभी भी उस तरह का हमला करने की ऊर्जा है। थोड़ी देर के लिए डी की अभिव्यक्ति बदल गई। शक्ति सिर्फ मांसपेशियों या आभा में नहीं होती, ये संकल्प में होती है, इच्छा शक्ति में होती है जो चुपचाप हार मानने से इनकार करती है। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी घायल है, लेकिन असहाय नहीं है। तारांकन तारांकन, उनके बीच फिर से शांति छा गई। दो हमलों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम। इस अंधकार में शब्दों से कुछ भी तय नहीं होता। कारवां मास्टर लगातार डी को छुपाने वाली परछाइयों को देखता रहा। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उनमें दबी हुई नफरत बह रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और अत्यंत शांति के साथ सूक्ष्म भाव से हवा में वार किया। शश। हवा की एक धार अचानक प्रकट हुई, धागे की तरह पतली लेकिन पहाड़ों को चीरने के लिए काफी मजबूत। ये तेज गति से आगे बढ़ी, कागज की तरह चट्टानों को चीरती हुई ठीक उसी जगह पर निशाना साधा जहां डी खड़ी थी। धमाका, चट्टानें फट गईं और उनके टुकड़े हवा में उड़ गए, लेकिन डी वहां नहीं थी। छाया के भीतर से वह चुपचाप निकल आया, एक नए स्थान पर प्रकट हुआ, मानो अंधकार ने ही उसे मृत्यु से दूर खींच लिया हो। तारांकन तारांकन, कारवां मास्टर गुर्राया। उसकी सांसें अब धीमी हो गईं, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारी लाश के बचे हुए हिस्से को इस मलबे के नीचे दफना दूंगा। एक चूहा जो दौड़ने में अच्छा है वह मौत के लायक भी नहीं है। तारांकन तारांकन, धमाका। उसने जमीन पर लात मारी और हवा की एक और लहर छोड़ी। ब्लेड हर दिशा से उछले, चट्टानों और दीवारों को चीरते हुए संगठित अराजकता पैदा की जिसने छाया को भी तोड़ दिया। लेकिन डी धुएं की तरह थी। हर हमला केवल हवा में ही होता था। वे जमीन पर उतरने से पहले ही गायब हो जाते थे। तारांकन तारांकन, वह सांप की तरह रेंग रहा था। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। उसकी आंखें एक पल के लिए भी अपने प्रतिद्वंद्वी से नहीं हट रही थीं। तारांकन तारांकन, एक जगह पर डी एक दीवार के पास रुक गया, एक संकरी छाया के पीछे छिप गया। फिर उसने कारवां मास्टर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजर अलग थी। उसकी आंखों में लालच भरा हित, कोई दया नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बस एक अनमोल शिकार के मूल्य के लिए शुद्ध प्रशंसा। तारांकन तारांकन, उन्होंने ठंडे स्वर में सोचा, उस लहजे में जो केवल उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त था जो मनुष्यों को संसाधन के रूप में देखता था। दूसरा स्तर, मैं उससे ज्यादा दूर नहीं हूं। अगर मैं उसे खा जाऊं तो मैं खुद को बाधा से बाहर निकाल सकता हूं। उसका शरीर, उसका सार, उसकी घायल आत्मा, वे सभी ईंधन हैं। तारांकन तारांकन, डी मुस्कुराए, एक मुस्कान जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। इसलिए नहीं कि उसने लड़ने का फैसला किया, बल्कि इसलिए कि उसने तय कर लिया कि यह आदमी अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। वह एक भोजन था। तारांकन तारांकन, धमाका। जमीन एक बार फिर फट गई। मलबा हर तरफ उड़ गया। धूल गुस्से के बादल की तरह उठी, आंखों को अंधा कर देने वाली और आवाज घुटन पैदा करने वाली थी। क्षण बीत गए, फिर धुआं धीरे धीरे छट गया। लेकिन इस बार डी छुप नहीं रही थी। वो वहां खड़ा था, अजीब तरह से शांत। उसका शरीर छाया में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे के भाव स्पष्ट थे। वह हिला नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसके सामने कारवां मास्टर थोड़ा सा हौंफ रहा था, थकी हुई आंखों से घूर रहा था जिनमें अभी भी एक जानवर जैसी चमक थी। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। इसके बाद भारी सन्नाटा छा गया, मानो समय ही रुक गया हो। कारवां मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज कोड़े की तरह कड़क रही थी। पहली श्रेणी की एक साधारण चींटी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत कैसे कर सकती है? डी ने कोई जवाब नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं बोला, यहां तक कि उसके चेहरे पर कोई बदलाव भी नहीं आया। लेकिन अंदर उसके विचार तूफान में बिजली की तरह चमक रहे थे। उसके प्रतिद्वंद्वी का शरीर घावों के बावजूद अभी भी एक साथ था, लेकिन उसकी ताकत फीकी पड़ रही थी। दरारें दिखने लगी थीं। फिर डी गायब हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई चमक नहीं, मानो उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया हो। बूम! अचानक झटका, उसकी मुट्ठी हवा में चीरती हुई कारवां मास्टर की छाती की ओर गिरते उल्का की तरह तेजी से जा गिरी। लेकिन कांग तलवार आखिरी क्षण में उठी और मुक्का रोक दिया। टक्कर से जमीन हिल गई, आसपास की चट्टानें टूट गईं और कारवां मास्टर के पैरों के नीचे की धरती धंस गई। लेकिन वह अडिग रहा। डी ने एक कदम पीछे हटकर उसकी मुट्ठी की ओर देखा। उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा था, फिर भी तलवार नहीं टूटी। डी मुस्कुराया नहीं, लेकिन वह तलवार को एक दुर्लभ खजाने की तरह घूरता रहा। तारांकन तारांकन, कारवां मास्टर ने गर्जना की और ऊर्जा का ऐसा ज्वार छोड़ा कि शेष बची शांति भी छिन्न भिन्न हो गई। वह तूफान की तरह आगे बढ़ा, उसकी तलवार हमले का नेतृत्व कर रही थी। हर वार से हवा की धारें चट्टानों और दीवारों से टकराती थीं, जिससे पत्थरों में गहरे गड्ढे बन जाते थे। डी बच निकला,
फिसलता रहा, गायब होता रहा, प्रकट होता रहा। उसका शरीर भौतिक दुनिया से मुक्त प्रतीत होता था, लेकिन वह सिर्फ चकमा नहीं दे रहा था। तारांकन तारांकन। बिल्कुल सही समय पर वह एक झूले के नीचे झुका, जमीन से उछला और एक काले खंजर की तरह ऊपर की ओर उछला। धमाका। एक लात कारवां मास्टर के कंधे पर लगी, जिससे वह दीवार से टकरा गया, लेकिन वह हवा में ही संभल गया। उसने अपनी तलवार पीछे घुमाई और उनके हमले केंद्र में हुए टकराव से काली चिंगारियां उड़ने लगीं। तारांकन तारांकन। हवा घनी हो गई, हर कदम पर मौत साथ थी, हर गलती का मतलब अंत था। तारांकन तारांकन। डी ने कारवां मास्टर के पीछे दौड़ते हुए चक्कर लगाया। उसकी मुट्ठी अब एक मोटी काली आभा से ढकी हुई थी, जैसे कोई पदार्थ ऊर्जा से पोषित हो रहा हो, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाता। फूम। कारवां मास्टर की तलवार उसके पीछे घूम गई, मानो उसके शरीर को सहज रूप से पता था कि डी कहाँ है। वे फिर से भिड़ गए। हर प्रहार से गुफा हिल गई और इसकी ढहती दीवारों की अराजकता और बढ़ गई। तारांकन तारांकन। डी को दबाव महसूस होने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ कारवां मास्टर के घावों से खून बहता गया। समय उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन डी के पक्ष में था। मैं उसे कुचल दूंगा, अपने तरीके से। और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार डी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। युद्ध के भार से गुफा कराह उठी। छत टूट गई, दीवारें हिलने लगी और ऊपर से बेरहमी से पत्थर बरसने लगे। विस्फोटों की आवाजें, टूटते पत्थर और प्रकृति की खामोश चीख, सब मिलकर विनाश की एक सिम्फनी बन गईं। कारवां का मालिक हालांकि अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी सांसें भारी थीं, उसका कांपता हुआ हाथ मुश्किल से तलवार को पकड़ पा रहा था, तथा उसके कंधे और बगल से खून बह रहा था। उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगी, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसके अंदर यह विचार स्पष्ट था, अगर ये लड़ाई जारी रही तो मैं मर जाऊंगा। वह जानता था कि डी कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, सिर्फ उसकी गति या चपलता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह बिना दिल वाले व्यक्ति की तरह लड़ा। डर के बिना, सीमा के बिना। कारवां मालिक ने अपनी तलवार उठाई, धीरे से लेकिन दृढ़ता से। उन्होंने इसे डी की ओर लक्षित किया। उनकी आवाज तनावपूर्ण थी, लेकिन फिर भी एक नेता की गरिमा बरकरार थी। मैंने अपने जीवन में तुम्हारी जैसी प्रतिभा कभी नहीं देखी। वह एक क्षण के लिए रुका, दीदी की आंखों में देखा और आगे बोला, और इसके लिए मुझे खेद है कि मुझे ही तुम्हें मारना होगा। मानो आसमान ने उसके शब्दों का जवाब दे दिया हो। हवाएं अचानक तेज हो गईं। हवा के छोटे छोटे चक्र उसके शरीर के चारों ओर नाच रहे थे, जो भयंकर चक्रवातों में बदल रहे थे, जमीन को चीर रहे थे और पत्थरों को तोड़ रहे थे। गुफा अब गुफा नहीं रही, ये तूफानी युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। इस अफरा तफरी के बीच डी खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी त्वचा धूल और खून से सनी हुई थी, लेकिन उसका शरीर नहीं डगमगाया, उसकी आंखें नहीं झपकीं। और उसके चारों ओर कुछ और था। उसके चारों ओर घना काला धुआं राक्षसी आवरण की तरह लिपटा हुआ था, और ऐसा अंधेरा वातावरण था जो अमानवीय लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राणी जो इस संसार का नहीं है, नश्वर खोल में खड़ा है। डी विनाश के बीच में खड़ी थी, जैसे कि बर्बादी से पैदा हुए देवता हो। एक ऐसा दानव जो किसी भय से ग्रस्त नहीं था, जो केवल शक्ति को ही मानता था। हवाएं तेज हो गईं, चक्रवात चीखने लगे, चट्टानें इस तरह टूट गईं मानो धरती ही पीड़ित हो। लेकिन दी आसानी से मौत का इंतजार करने वालों में से नहीं थी। वह जानता था, जो आने वाला था वह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह अंत था। एक ऐसा प्रहार जिसमें कारवां मालिक ने अपनी शक्ति, जीवन और इच्छाशक्ति की अंतिम बूंद तक डाल दी। यह प्रहार उस आदमी की मरते हुए दहाड़ जैसा था जिसने चुप रहने से इनकार कर दिया था। अभी तक वह हिला नहीं, वह भागा नहीं, वह पीछे नहीं हटा। उसके चारों ओर काला धुआं एक अंधेरे कोहरे में बदल गया। उसने जो कुछ भी छुआ उसे निगल लिया, हवा, पत्थर, यहां तक कि प्रकाश भी। वास्तविकता अपने किनारों से टूटी हुई प्रतीत हो रही थी। कारवां मालिक उस अशुभ आभा को देखता रहा और अपनी घृणा को छिपा नहीं सका। सस्ती तरकीबें, उसने तलवार उठाते हुए गुर्राहट के साथ कहा। छाया के पीछे छिपने से परिणाम नहीं बदलेगा। वह आगे बढ़ा, धीरे धीरे, भारी कदमों से, लेकिन हर एक कदम उसके नीचे की जमीन को चीर रहा था। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाए और उसे नीचे ले आए। एक हड़ताल, जीवन या मृत्यु का फैसला करने के लिए हड़ताल। तलवार बिजली की तरह हवा में चमक रही थी, काले धुएं को सीधी रेखा में काट दिया। बूम! विस्फोट से गुफा हिल गई, दीवारें ढह गईं। विस्फोट की ध्वनि रोश की अंतिम गर्जना की तरह गूंजी। लेकिन जब धुआं छट गया, डी वहां नहीं थी। केवल खालीपन, कोई आवाज नहीं, कोई नहीं, कोई निशान नहीं। कारवां मालिक के चेहरे पर असमंजस की झलक दिखी। फिर यह घातक संदेह में बदल गया। असंभव, वह बुदबुदाया। क्या यह एक भ्रम था? लेकिन इससे पहले कि विचार पूरा भी हो पाता, उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। ठंडा, भारी,
मानो मौत उसके कान में फुसफुसा रही हो, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। उसकी गर्दन में जलन जैसा दर्द हुआ। अचानक, तीक्ष्ण, जैसे अदृश्य नुकीले दांत उसमें गड़ रहे हों। तब एक पकड़, दी ने उसका गला पकड़ लिया, उंगलियां स्टील की तरह ठंडी थीं। उसने उसे बिना किसी प्रयास के उठा लिया, जैसे उसके शरीर पर कोई भार ही न हो। मानो उसकी बची हुई सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसकी तलवार उसके हाथ से फिसल गई। वह पत्थर के फर्श पर हल्की सी खनक के साथ टकराया, जैसे अंत की एक शांत घोषणा। उस क्षण कारवां मालिक ने दी की आंखों में देखा, और खामोश छायाओं के अलावा कुछ नहीं देखा। एक ऐसा आभामंडल जिसने सारी आशा को निगल लिया। वह जानता था कि यह खत्म हो गया है। मृत्यु की भावना ने उसे जकड़ लिया। पहाड़ जितना भारी, शून्य जैसा अंधकार। वह कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी इस तरह खत्म हो जाएगी। कोई प्रतिरोध नहीं था। उसकी इच्छाशक्ति ध्वस्त हो गई। उन्होंने सत्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन दीदी ने कुछ नहीं कहा। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आंखें राक्षसी रोशनी से चमक रही थीं, एक गहरी लालिमा जिसमें दबी हुई बर्बरता झलक रही थी। ये वह क्षण था जिसे उसने चुना था, उसे भस्म करने के लिए। उसका शरीर, उसका सार, उसकी आत्मा, ये सब अगली परत तक चढ़ने के लिए ईंधन के रूप में है। परंतु फिर, बिना चेतावनी के, कारवां मालिक की बेल्ट पर रखी भंडारण थैली चमक उठी। भीतर से कुछ अंडाकार चीज उभरी, एक खोपड़ी। लेकिन कोई साधारण नहीं, इससे एक अशुभ बैंगनी प्रकाश निकल रहा था। यह आवाज हवा में फैल गई और सन्नाटे को तोड़ दिया। उसमें से एक विनाशकारी आभा फूट पड़ी, एक शक्ति, युद्ध से भी महान, गुफा से भी महान, स्वयं दी से भी महान। बिल्कुल, उसकी सांस छाती में अटक गई। उसका घुटना लगभग मुड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उसे सचमुच खतरा महसूस हुआ। यद्यपि उस विनाशकारी आभा का भार उस पर पहाड़ की तरह था। उसकी सांस घुट रही थी, उसका शरीर लगभग टूट रहा था। दी पीछे नहीं हटी। घुटना जो लगभग जमीन को छू रहा था, दृढ़ खड़ा था। खतरे के आघात से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गर्व और रक्तपिपासा की भीषण आग भड़क उठी। उसका शिकार उसकी मुट्ठी में था, और जीवन की ध्वनि अभी भी उसके सीने में गूंज रही थी। वह इसकी अनुमति नहीं देंगे। जब उसका गला घोंटा जा रहा था तो उसने उसे सांस लेने की अनुमति नहीं दी। उसका हाथ कस गया। उसकी उंगलियों के नीचे की त्वचा फट गई और हड्डियां क्रैक। गर्दन टूटने की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। जो भी प्रतिरोध बचा था उसे एक थप्पड़ की तरह। कारवां का नेता चिल्लाया नहीं, नहीं हिला। उसकी नजर उस छोटी सी बैंगनी खोपड़ी पर टिक गई जो उसके भंडारण थैले से निकली थी। यहां तक कि अंतिम क्षण में भी उसका मन सदमे में डूबा हुआ था। लेकिन वह मर गया, स्तब्ध होकर मर गया। दी ने नाटकीय होने के लिए मृत्यु समय नहीं दिया, इसे सम्मान नहीं दिया। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि हिचकिचाहट का मतलब था कमजोरी, और इस दुनिया में कमजोरी दफन हो जाती है। बिना दया के वह चमकती खोपड़ी की ओर मुड़ा। उसकी दमनकारी आभा अभी भी शून्य में चीख रही थी। लेकिन दी ने तो भावना की अवधारणा को पहले ही त्याग दिया था। उस क्षण वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह एक जानवर था जो अपने शिकार को पकड़ने से इनकार कर रहा था। और कोई भी गलती, कोई भी अतिरिक्त सांस, इससे उसकी जान भी जा सकती थी। ... जैसे ही दी ने छोटे बैंगनी खोपड़ी से निकलने वाले दबाव के तहत संघर्ष किया, उसने अपनी चेतना में दर्द महसूस किया, जैसे कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध खींचा जा रहा था। और सचमुच उनकी जागरूकता एक दृष्टि में बदल गई। अभी रात नहीं हुई थी, लेकिन अंधेरा छा चुका था। सूर्य की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि किसी गहरी बात से, कुछ ऐसा जो स्वयं प्रकाश से भी पुराना है और कहीं अधिक क्रोधपूर्ण है। आकाश चीखने लगा। पहले तो ये लहरदार हुआ, फिर फटा, फिर पूरी तरह से खुल गया। भीतर से वह उभर कर आया, संप्रभु दानव, आकाश विभाजक। वह मन की इच्छा के विरुद्ध बोले गए निषिद्ध शब्द की तरह तैर रहा था। अपनी बाहें पीठ के पीछे मोड़े, चेहरा धरती की ओर, जो उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्रोध उसके शरीर से रिस रहा था, गर्मी के रूप में नहीं, बल्कि दबाव के रूप में। मानो उसके चारों ओर की हवा पिघल गई हो, मानो वास्तविकता उसका दम घोंट रही हो। उसने दुनिया को नीचे देखा। फिर वह बोला, लेकिन वे शब्द नहीं थे, वे एक वाक्य थे। शाश्वत न्याय, क्रोध जिसने अस्तित्व को थर्रा दिया। मैं वह हूं जिससे कोई प्रश्न नहीं किया जाता, जिसे मापा नहीं जाता, जिसकी तुलना नहीं की जाती। उन्होंने यह बात ऐसी आवाज में कही जो आवाज नहीं थी। यह एक भाषाई भूचाल था जो क्रोध की भाषा द्वारा बोला गया था। मैं ही वह हूं जिसके लिए अस्तित्व की रचना हुई, मेरे नाम का साक्षी बनने के लिए। आकाश पीछे हट गया। उसने अपने बादलों को पीछे खींच लिया और पीछे हट गया, मानो उसके पास रहने में उसे शर्म आ रही हो। संप्रभु दानव, आकाश विभाजक। उसी क्षण आकाश फिर फट गया। लेकिन इस बार यह आंसू नहीं था,
ये वास्तव में एक घाव था। मैं भय से पहले भी अस्तित्व में था, और मैं विनाश के बाद भी रहूंगा। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। एक चीख ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उससे नहीं, बल्कि दुनिया से, मानो धरती स्वयं चिल्ला उठी हो, बस। लेकिन किसी ने इसे नहीं सुना। पहाड़ फट गए, महासागर फट गए, यहां तक कि समय भी पीछे हटने लगा, उस क्षण से भागने लगा जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आना चाहिए था। वह चिल्लाया नहीं। क्रोधित व्यक्ति चिल्लाता नहीं है। जो क्रोधित हैं और जानते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली हैं, वे चुपचाप विनाश करते हैं। दी अपनी चेतना में लड़खड़ा गई, हौंफने लगी मानो भय और विस्मय के सागर में डूब रही हो। लेकिन जो उसने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। यह कोई भूली हुई स्मृति या रक्त के माध्यम से आगे बढ़ी हुई छवि मात्र नहीं थी। उसने यह महसूस हुआ कि कैसे वास्तविकता उस प्राणी के देखने मात्र से ही फट गई। यह दृश्य महज एक अंत नहीं था, यह विलुप्ति की घोषणा थी। उनके आगमन पर आकाश एक नाजुक पर्दे से अधिक कुछ नहीं था जो फट गया था। पृथ्वी एक ऐसे युग की कब्र के पत्थर से अधिक कुछ नहीं है जो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। एक व्यक्ति, दीदी ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, मानो उनकी आवाज ऊपर उठने से डर रही हो। सिर्फ एक व्यक्ति, अकेले ही आसमान चीर देगा। उसके मन ने प्रतिरोध किया, उसकी आत्मा ने विद्रोह किया, विश्वास करने से इनकार कर दिया। फिर भी उसके पास कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। यह 7वें लोक की शक्ति नहीं थी, 8वें लोक की भी नहीं। यह केवल 9वीं श्रेणी का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। महान श्रेणी का। खतरे का एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उससे भी गहरा था। उसकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से रेंगना, शक्ति पर हर झूठे विश्वास को, अतीत की लड़ाइयों से उपजा हर गर्व को चकनाचूर कर देना। वह प्राणी सिर्फ मजबूत नहीं था, वह अपनी शक्ति से परे था। वह अराजकता, प्रभुत्व और अभिशाप का अवतार था। मानो संसार की रचना ही उसके हाथों से टूटने के लिए की गई हो। लेकिन इस आतंक के बीच, इस आंतरिक पतन के बीच, दी में एक छोटी सी लौ बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इच्छा, पहुंचने की इच्छा, ऊपर चढ़ने की इच्छा, ऐसे प्राणियों के पैरों के नीचे न रहने की इच्छा। भले ही वह जल गया हो, भले ही वह टूट गया हो, भले ही उसने अपनी मानवता खो दी हो, मैं उस तक पहुंचूंगा, भले ही मुझे राक्षस बनना पड़े। उसने इसे एक प्रतिज्ञा की तरह फुसफुसाया, विलुप्ति के हृदय से उत्पन्न हुई चीख की तरह, अधीनता के विरुद्ध विद्रोह। अब इस नोवेल के सभी चैप्टर खत्म हो चुके हैं। जा आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे अच्छे नोवेल पड़े हैं, उसका आनंद ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।